कि व्हाट डू यू मीन बाय फैक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय थ्योरी, आप ये सब जानते हो, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है, यस और नो? देखो फर्स्ट यहाँ पे क्या मेंशन है, क्वेश्चन अगर आया स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, ओके। सो यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे कट किया है, ये जो पॉइंट है इसको कट किया गया है, प्लीज कट करो, पॉइंट को कट करो, इतना पॉइंट्स नहीं लिखना, यहाँ से स्टार्ट करो, मैं जो पॉइंट मेंशन की हूँ उसको लिखिए। इंट्रो टू साइंस, दैट इज अ नेचुरल साइंस, इंट्रोडक्शन लिखते हैं पहले, इंट्रोडक्शन, इंट्रो टू साइंस, मीनिंग एंड डेफिनेशन, किसका लिखेंगे ये, क्या टॉपिक मेंशन है, दैट इज साइंस ओनली मेंशन है ना, तो हम किसका लिख रहे हैं यहाँ पे, डेफिनेशन बताओ, किसका लिखेंगे, नेचुरल, राइट। सो इंट्रोडक्शन टू साइंस, मीनिंग एंड डेफिनेशन, जो कि ऑल अबाउट द नेचुरल साइंस होगा। इसके बाद क्या मेंशन हुआ, डेफिनेशन, देन, देन के बाद एक एरो मार्क मिला, एंड इस पॉइंट को एट ए शॉर्ट, एट ए शॉर्ट मतलब आप लोग शॉर्टली लिख रहे हो, क्या है साइंस, साइंस मीन्स, दैट इज इक्वल्स टू, मीन्स यहाँ पे मीन्स बोल सकते हैं, मीन्स मेथड्स एंड नॉलेज, इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं एंड नॉलेज है। अगर साइंस को और वे से देखते हैं, इंक्वायरी एंड कंसेप्ट, यहाँ पे हम कंसेप्ट एंड इंक्वायरी करते हैं, कंसेप्ट को भी जानते हैं एंड इंक्वायरी, दैट मीन्स इन्वेस्टिगेशन करते हो। साइंस अदर मीनिंग में क्या है, डिफरेंट मैथडोलॉजीज ऑफ साइंस एंड कंसेप्ट्स which represent the body of scientific knowledge, body of scientific knowledge। तो यहाँ पे साइंस एंड कंसेप्ट को अगर अगर अच्छे से पढ़ते हो डिफरेंट मैथडोलॉजीज को यूज करके, तो वो रिप्रेजेंट करता है बॉडी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। तो साइंटिफिक नॉलेज का जो बॉडी है वो बताता है कि इसमें कौन सा एलिमेंट्स है या फिर कनेक्शन क्या है, वो पार्ट्स के ऊपर ये बताता है। ये पॉइंट्स तो आप जानते हो ऑलरेडी, हो गया, इतना पॉइंट को मार्क कर लिए, यस और नो, हो गया मार्क, ओके। नेक्स्ट देखो यहाँ पे पॉइंट आ गए, तो देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा और भी आपको कंट्रीब्यूशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा। इन द लास्ट 2 डिकेड्स, अच्छा लास्ट 2 डिकेड्स मीन्स कौन सा टाइम पीरियड, डिकेड्स मीन्स क्या होता है, सेंचुरी मीन्स 100, डिकेड मीन्स, कोई एक, कोई एक बोलो, 10 साल, 10 years, right, 10 years. So in the last 2 decades, a number of attempts have been made to determine the nature of science. हम साइंस का नेचर जानना चाहते हैं, ठीक है, तो उस वजह से लास्ट 2 डिकेड से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। तो स्पेशली एक्सपेरिमेंट किसने किया था, देखो, जोसेफ जे स्वाब, स्वाब, नॉट स्क्वाब, दैट इज स्वाब, ठीक है, SCHWAB, CH प्रोनाउंस नहीं होगा, जस्ट लाइक साइंस में आप क्या करते हो, SC है बट प्रोनाउंस स ही होता है, वैसे यहाँ पे है स्वाब, ठीक है, जोसेफ जे स्वाब एंड ब्रूनर, ब्रूनर 1964 एंड 1962 have contributed in this field, उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया एंड नेचुरल साइंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक है सबटेंटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ साइंस और एक है सिंटैक्टिकल साइंस। जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़े थे, या फिर मैंने आपको ऐसे भी इंग्लिश का बहुत कुछ बताया था कि इंग्लिश एक स्टेटमेंट कैसे बनता है, बोलो तो एक सेंटेंस कैसे बनेगा, बिकॉज आप लोग फिजिकल साइंस के बच्चे हो तो मे बी इंग्लिश ना लियो, कैसे बोलो, इंग्लिश का एक सेंटेंस बनाना है, पहले वर्ड लगेगा, अच्छा वर्ड बनाने के लिए अल्फाबेट यूज करेंगे, तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, देन वर्ड्स, देन हम वर्ब्स यूज कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं, डिफरेंट एडजेक्टिव्स, एडवर्ब जो जो रहा, देन उसके बाद एक स्टेटमेंट बन रहा है। सिमिलरली साइंस को बनाने के लिए उसका भी एक स्ट्रक्चर चाहिए, सिंटैक्स चाहिए, अरेंजमेंट चाहिए, तो उसके लिए ये 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया। आप फटाफट पढ़ाई करने के लिए इसको याद रखोगे, ये पॉइंट, that is substantive structure and syntactic structure। इसके अंदर जो जो पॉइंट्स मेंशन है ना, उसी पॉइंट्स के ऊपर अभी आपको पढ़ना है पूरा, ठीक है, एंड आपको ना 4 पेज में एंड करना है, बहुत बुक में 12-15 पेज दिया है, उतना ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। ये देखो सबस्टैंटिव स्ट्रक्चर, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर, सबस्टैंटिव स्ट्रक्चर में क्या है, फैक्ट्स है, कंसेप्ट है, थ्योरी, लॉ, जेनरेशन, दैट इज कॉल्ड जेनरेशन, हम मैं गलती से बोल दी जनरलाइजेशन, सॉरी, जनरलाइजेशन एंड प्रिंसिपल्स, डेफिनेशन, इतने पॉइंट्स हो गए।
एंड इधर आ गया आपका मेथड्स, प्रोसेसेस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स, इंटरफेरेंस। अभी इन्फरेंस के बाद कंसेप्ट, फैक्ट्स, थ्योरी, लॉ, जनरलाइजेशन, प्रिंसिपल, डेफिनेशन, ये जो 7 पॉइंट्स हैं इसको दो दो लाइन पे आप एक्सप्लेन करेंगे, ओनली उसका इंट्रो देंगे। दैट मीन्स आप वन काइंड ऑफ डेफिनेशन भी बोल सकते हो कि देखो पहले तो हम सब टेंटेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है एंड सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर क्या होता है उसको लिखना है, ठीक है। तो इतना मार्क करिए। इट इज द इंटर रिलेटेड कलेक्शन। देखो जैसे होता था ना हम इंडक्टिव डिडक्टिव में जाते हैं, वैसे यहाँ पे डिवीजन हो रहा है। इट इज द इंटर रिलेटेड कलेक्शन ऑफ पावरफुल आइडियाज एंड फ्लोरी से डिसिप्लिन। ये क्या करता है, जितने भी आइडियाज हैं, जो बेसिक फाउंडेशन है फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस का, बेसिक फाउंडेशन है उसको कलेक्ट करके इंटर रिलेट करता है एंड फ्लोरिश ए डिसिप्लिन को मेंटेन रखता है। इट रिप्रेजेंट्स ए नेटवर्क ऑफ रिलेटेड थ्योरीज, लॉज, conceptual schemes individual researchers make use of and when they set out to solve problems in their discipline। जब हम, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, मैं सारे लॉज, आइडियाज, कंसेप्ट, कंसेप्चुअल फैक्ट्स सबको जोड़ रही हूँ। क्यों? क्योंकि ना मैं इससे कुछ एक इंफॉर्मेशन ड्रॉ आउट करूंगी एंड फ्यूचर में मेरे बेस पे या फिर मेरे ब्रांच पे, मतलब साइंस के ब्रांच पे जो अगर कोई प्रॉब्लम आया या फिर मेरे लाइफ में भी कुछ उस रिलेटेड प्रॉब्लम आया तो मैं उसको यूज कर सकूँ, उस नॉलेज को यूज कर सकूँ। दैट इज कॉल्ड सबस्टैंटिव। अरे कुछ कुछ वर्ड्स मेरे फंबल हो जा रहे इतने बड़े and मैं बोल भी नहीं पा रही। सबस्टैंटिव अभी आ गया। सबस्टैंटिव, सॉरी हाँ फंबल हो गया। अभी सबस्टैंटिव मीन्स आप एक चीज याद रख लेना, सबस्टांस, ठीक है, सबस्टांस, ठीक है ना। सबस्टांस मीन्स क्या होता है, चीजें। तो यहाँ पे सोच लो साइंस के डिफरेंट चीजों को हम ऐड कर रहे हैं फॉर फ्यूचर यूज, सबस्टैंटिव हो गया। अभी सिंटैक्टिक मीन्स होता है, सीन मीन्स फ्यूजन, ठीक है। बट यहाँ पे टोटल सिंटैक्टिक वर्ड का मीनिंग होता है वन काइंड ऑफ, हम बोल सकते हैं इसके अंदर का जो चीजें हैं उसका स्ट्रक्चर, पूरा चीजों का। हम यहाँ पे सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर ही बोल रहे हैं, बट आपको ये चीजों को जानना चाहते हो, अब जानना चाहते हो इंग्लिश में क्या होगा, यू वांट टू नो अबाउट दिस थिंग, सो व्हाट इज द बेसिक प्रोसेस फॉर इट। आप क्या करते हो उस चीज को जानने के लिए, किसी के बारे में आपको जानना है, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, नो तो बोल दे, बट आप अगर सोच लो आप थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहते हो तो इसको कौन से वर्ड में यूज करेंगे, कौन सा वर्ड यूज करेंगे, एनीवन? दो वर्ड्स है, बहुत अच्छे दो वर्ड। रिसर्च। मैं आपके नाम पे रिसर्च कर, रिसर्च नहीं, बोलो बोलो, और थोड़ा मैं हिंट, आप को एग्जामिन करूंगी, आपके बारे में मुझे जानना है, इंक्वायरी होगा, इंक्वायरी। ओके, सो जब किसी के बारे में जानना हो या डिटेल कुछ नॉलेज लेना हो तो हम इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करते हैं। रिसर्च एग्जामिन बाद में होगा, पहले इंक्वायरी करो, कलेक्ट करो डाटा को, फिर हम एग्जामिन करेंगे, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, साइंटिफिक इंक्वायरी प्रोसेस को यहाँ पे ऐड किया जाता है, वहाँ पे सारी चीज़ों को हम जोड़ रहे थे, यहाँ पे साइंटिफिक जो इंक्वायरी है वो करेंगे। इंक्वायरी करने के लिए जो डाटा रहेगा उसको पहले लोगे, कलेक्ट करोगे एंड वेरीफाइड करोगे, ये पॉइंट को यहाँ तक हम लिखेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मैथड। साइंटिफिक मैथड, फॉर द साइंटिफिक मैथड वी कैन यूज सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, बट टू यूज, हम किसी चीज को यूज करना चाहते हैं तो यूज करने के लिए हम आइडियाज लेंगे, तो आइडियाज को जोड़ना है तो हम सबस्टैंटिव में जाएंगे। सिंटैक्टिक में आइडियाज जो जनरेट हुए उसको हम वेरीफाइड करेंगे, उसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, देन यूज करेंगे। दोनों का डिफरेंस हो गया। अभी आया सबस्टैंटिव स्ट्रक्चर में, फिर सबस्टैंटिव मतलब क्या है थोड़ा सा लिखे। इसमें मेनली क्या होता है, सबस्टैंटिव मैंने बोला सब्सटेंस, तो आप बोलो तो एक थ्योरी में सब्सटेंस क्या है, या फिर आप एक टॉपिक में सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस को आप क्या बोलते हो। एक ऐसे में आप क्या क्या पॉइंट लिखते हो, दैट इज द मीनिंग, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, फिर लिखते हो कंसेप्ट, देन कंक्लूजन। तो इसमें बताओ तो सबसे मेन स्टेप कौन सा है, कौन सा पार्ट नहीं होगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। मीनिंग, डेफिनेशन, इंट्रो एक आध मार्क का है,
कौन सा पार्ट नहीं होगा तो मार्क नहीं मिलेगा? कॉन्सेप्ट, इतना ज्यादा हिंट दे दी मैं। अच्छा, तो कंसेप्ट, तो यहाँ पे कंसेप्ट होता है इंपॉर्टेंट आइडियाज लेने के लिए, तो इसको बोला गया की कंसेप्ट। ठीक है, की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट के बेसिस पे जो नॉलेज मिला, नॉलेज को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक है आपका एम्पायरिकल और एक है हमारा थियोरिटिकल। दो हो गया। अभी देखो सब्सटैंटिव में दो चीज हैं, तो आपको फटाफट देखना है एम्पायरिकल नॉलेज क्या क्या है, थियोरेटिकल नॉलेज क्या क्या है। थियोरेटिकल में जो जो पॉइंट है, कंसेप्ट, कंसेप्चुअल स्कीम्स, जो ऊपर पढ़ के आए थे ना फर्स्ट सब्सटैंटिव में एक साइड में, वो सारे यहाँ पे मेंशन है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा ओनली ऐड हुआ। एम्पायरिकल नॉलेज में तीन चीज आते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जर्वेशन, फैक्ट्स। अभी तीनों चीज को मैं शॉर्टकट बता रही हूँ। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मीन्स मैं आपको डायरेक्ट ऑब्जर्व कर रही हूँ, मतलब बाय सीइंग समथिंग, बाय व्यूइंग समथिंग, किसी चीज को देख के समझना। इंस्ट्रूमेंटल मतलब मैं इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपको ऑब्जर्वेशन करूंगी, कोई भी चीज बायनोकुलर यूज कर ली या माइक्रोस्कोप यूज कर ली या फिर एनी टाइप ऑफ कोई भी ग्लासेस स्पेक्स यूज कर ली या फिर कोई भी मटेरियल सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर ली, तो ये इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। फैक्ट्स अगर जानना हो तो फैक्ट्स होता है नॉलेज, तो ये सारे नॉलेज बॉडीज हैं जो भी कंसेप्ट के विद इन प्रेजेंट है, उसको हम कलेक्ट करते हैं। अभी थियोरिटिकल जो नॉलेज है, ये सारे कंसेप्ट है, कंसेप्चुअल स्कीम्स है, प्रिंसिपल है, जनरलाइजेशन, लॉस, थ्योरी एंड हाइपोथेसिस है। तो इस पॉइंट्स पे हम मेंशन करेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। तो फर्स्ट यहाँ पे मार्क कर लो फटाफट, एक लाइन मैंने एम्पायरिकल नॉलेज क्या होता है, जैसे कि आप कोई इंफॉर्मेशन को एक्वायर करते हो थ्रू ऑब्जर्वेशन, तो उसको हम एम्पायरिकल बोलते हैं। जैसे हम मैंने कल ही बोला था, आपका पूरा यूनिवर्स में जो जो चीजें आप देख सक रहे हो ना, ये सारे एम्पायरिकल बॉडीज हैं, क्योंकि आप देख सकते हो, उसको आप देख के महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो, तो इसको हम एम्पायरिकल बॉडीज बोलते हैं। तो ये दो पॉइंट यहाँ पे मेंशन है और फैक्ट्स का पॉइंट यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। जो भी फैक्ट्स होते हैं ना, आप उसको ऑब्जर्व करते हो एंड रिकॉर्ड करते हो, ऑब्जर्व करते हो एंड रिकॉर्ड करते हो, ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड, ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड, चार बार बोल दी। ओके, नेक्स्ट देखो, डायरेक्टली आपको अभी जाना है दूसरे पार्ट में। कौन सा पार्ट, देखो यहाँ पे मेंशन था थियोरेटिकल नॉलेज, तो थियोरेटिकल नॉलेज में हम आ गए। अभी थियोरेटिकल नॉलेज में क्या होता है, दैट इज अ परसिव फैक्ट्स, इसके अंदर फैक्ट्स रहते हैं, इसके अंदर एस्टैब्लिश होते हैं बहुत सारे रिलेशनशिप, कॉजेस एंड जो भी ऑब्जर्वेशन आप करते हो उसका फेनोमेना, दैट मीन्स लॉ, प्रिंसिपल, सब कुछ आ जाते हैं थ्योरी में। अभी थ्योरी के अंदर ये सारे पॉइंट्स हैं, कंसेप्ट, कंसेप्चुअल स्कीम्स, प्रिंसिपल, जनरलाइजेशन, लॉ, थ्योरी, हाइपोथेसिस। तो ये सात पॉइंट्स को आप एक एक लाइन या एक से दो लाइन में लिखेंगे। तो फर्स्ट concept, according to Novak, concept is a description of a regularity among facts and other concepts. So other concepts के अंदर जो regularity है, that means regulation हो रहा है या connections हैं, उसको अगर डिस्क्राइब करते हो कोई एक चीज में, तो उसको हम बोलते हैं कंसेप्ट। सपोज मुझे साइंस के बारे में पढ़ना है, तो बचपन से हमने ना ईवीएस में ही साइंस को पढ़ना स्टार्ट किया था, तो ईवीएस ने क्या किया, साइंस के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स को बताया, तो इसको मेंशन किया गया क्या, दैट इज, ये क्या हो गया, एक कंसेप्ट हो गया। कंसेप्ट इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ रेगुलरिटी एमोंग फैक्ट्स, जो भी फैक्ट्स है उसके ऊपर रेगुलरिटी वो रेगुलर करता है या कंट्रोल करता है, एंड कंसेप्ट को वो गैदर करता है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। देन सेकंड, यहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली, नेक्स्ट जाओगे, इतना पॉइंट्स नहीं लिखना है आपको, बहुत हो गया ऑलरेडी, जितना बोल चुकी हूँ उसमें 3 पेजेस कवर हो जाएंगे। ये नेक्स्ट चल रहा है, तो ये सेपल स्कीम्स, ये एग्जाम्स में इतना ज्यादा नहीं आता है, इसलिए शॉर्टली मैं बोल रही हूँ, एक एक दो दो लाइन में आप मेंशन करेंगे। कंसेप्चुअल स्कीम, एक कंसेप्चुअल स्कीम emerges as a consequences of pulling together several major concepts. ओनली हम बोल सकते हैं कंसेप्चुअल स्कीम्स जब आ जाते हैं ना, मैं जब बोलती हूँ आपको स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन कर, तो व्हाट डू यू मीन बाय स्कीमेटिक, तो हम स्कीमेटिक में क्या करते हैं, ऑल ओवर सारे पॉइंट्स को लेके कुछ लिखते हैं, तो ये हो गया बिग आइडिया। ठीक है, जब स्कीम वर्ड यूज हो जाए तो समझ लेना बिग आइडियाज।
तो कंसेप्चुअल जो पॉइंट्स है ये सारे बिग आइडियाज पे डिपेंड करते हैं, जितने सारे बिग आइडियाज हैं उस पे डिपेंड करते हैं। सो कंसेप्चुअल स्कीम कैसे आता है, जब हम दो तीन आइडियाज को एक साथ जोड़ के उसको एक पॉइंट पे कवर कर लेते हैं। दैट मीन्स सपोज थिंक कर लो आपके पास 10 बुक्स हैं, उसको आपने क्या किया, एक एक बुक को एक एक आइडिया मान लो, सबको जोड़ लो, तो ये हो गया कंसेप्चुअल स्कीम्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। दैट इज ये जो कंसेप्चुअल स्कीम होता है ना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होते हैं, इतना याद रखना। अब ये प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, आर फॉर्म्ड व्हेन जनरलाइजेशन बेस्ड ऑन मेनी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स होगा ये सारे सेम कुछ कंडीशंस होंगे, अंडर सम कंडीशंस ये आप जब जनरल आइडियाज लगाते हो, कोई एक पॉइंट पे ऑब्जर्वेशन करते हो या डेमोन्स्ट्रेशन करते हो, तो उसको हम प्रिंसिपल्स बोलते हैं। सपोज आपने एक लॉ को ड्रॉ आउट किया, तो ये लॉ कैसे निकला, ये लॉ आपने जो जनरल आइडियाज लगाया था उसको यूज करके आपने लॉ को लगाया, तो सॉरी लॉ को बोला, प्रिंसिपल्स को निकाला, तो ये पॉइंट है प्रिंसिपल्स का। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन सेम है, जनरल आइडिया गेनिंग, जनरल आइडिया गेनिंग। तो जनरलाइजेशन हेल्प्स इन डेरिव दैट इज डिराइविंग होगा, मैंने डेरिविंग बोलना स्टार्ट कर दिया था, डिराइविंग कंक्लूजन्स फ्रॉम द साइंटिफिक फैक्ट्स। ठीक है, जनरलाइजेशन क्या होता है, जब आपके पास कोई साइंटिफिक कंसेप्ट है या साइंटिफिक फैक्ट्स है, एंड उस फैक्ट से आपने क्या किया, साइंटिफिक फैक्ट हो सकता है, कंसेप्ट हो सकता है, या फिर बहुत बड़े बड़े जनरलाइजेशन आइडियाज हो सकते हैं, उससे आपने जनरल आइडियाज को या कंक्लूजन को ड्रॉ आउट किया, तो उसको हम जनरलाइजेशन बोलते हैं। दैट इज, आपको सिंपल चीज में मैंने बोला था, जनरल आइडिया गेनिंग, जनरल आइडिया गेनिंग, जनरल आइडिया गेनिंग। सो वो कोई भी बिग कंसेप्ट से आप अगर आइडिया लेते हो तो उसको हम जनरल आइडिया गेनिंग बोलते हैं, जनरलाइजेशन। देन आया लॉ। तो लॉ के पॉइंट्स को मैंने मेंशन ज्यादा नहीं किया। साइंटिफिक लॉ में बी डिफाइंड एज फैक्चुअल स्टेटमेंट, इतना एक लाइन में देना, इसको मेंशन नहीं किया गया तो इतना देना है। ओके, अंडर सम circumstances, that means the condition, जब आप कोई चीज का फैक्चुअल फैक्चुअल पॉइंट से या मतलब फैक्ट वाले स्टेटमेंट से आप साइंटिफिक लॉ को निकालते हो, उसको हम लॉ बोलते हैं। बस इतना ही है, इसका कोई एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट नहीं है। जस्ट लाइक मैंडल्स लॉ मेंशन है। ठीक है, ये लॉ जो होता है ना, ये वन काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन है सबको जोड़ के अगर हम इक्वेशन जैसा बना दें या प्रिंसिपल जैसा बना दें तो वो लॉ बन जाएगा। थ्योरी, ये थ्योरी इज ए proposed explanation of a set of conditions or event यहाँ पे क्या लिखा गया है थोड़ा सा आप चेक कर लो प्लीज। अप्रूव्ड होगा या इम्प्रूव्ड है, इम्प्रूव, अनप्रूव्ड है ना, इवेंट्स अनप्रूव्ड बट यूजुअली सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस। ओके, थ्योरी क्या होता है, सपोज आपके पास कोई एविडेंस है, ठीक है, एविडेंस है बट वो एविडेंस को आपने प्रूव नहीं कर सका, ठीक है, आप प्रूव नहीं कर पा रहे हो, बट इसको प्रूव करने के लिए ऑलरेडी ऑलरेडी पहले से बहुत सारे एविडेंसेस प्रेजेंट है, एविडेंसेस प्रेजेंट है, आपका एक्सप्लेनेशन को प्रूव करने के लिए ऑलरेडी एविडेंसेस प्रेजेंट है, तो इसको हम थ्योरी बोलते हैं। ये थ्योरी इज प्रोपोज्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सेट ऑफ कंडीशन, कुछ कंडीशन को लेके वो एक्सप्लेन करता है। और इवेंट्स अनप्रूव्ड, बट कुछ ऐसा इवेंट जो कि वो प्रूव भी नहीं कर सका बट यूजुअली सपोर्टेड बाय, ऐसे ही उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये थ्योरी मेंशन किया गया। तो इतना पॉइंट्स है, थ्योरी तक आपको लिखना है, बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो आप छोड़ दो, चलेगा, आपको यहाँ तक करना है, 4 पेज लिख के आना। इसमें ये क्वेश्चन आता नहीं है, आने से भी शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में नहीं आएगा, ठीक है, इतना करने से हो जाएगा। क्लियर है, कर लेंगे, ये सुन लो। ओके, ये क्वेश्चन पे फोकस ज़्यादा मत करना, शॉर्टली पढ़ के जाओ, बिकॉज एग्जाम के लिए लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आपको नहीं करना इतना ज़्यादा, तो इतना ही है, ठीक है। सो इतना पॉइंट हो गया, हो जाएगा।